हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। ओके, जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑन टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें हम आपके साथ आज डिस्कशन करेंगे। जिसमें हम आपके साथ आज डिस्कशन करेंगे ऑन एक्सटर्नल एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, सेशन शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी आप सब जुड़ जाइए। ओके, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। 15 सेकंड्स का वेट करूंगा, फिर स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो जॉन जुड़ चुके हैं। जॉन, हेलो। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी। गुड आफ्टरनून जॉन। ओके, चलिए हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के ऊपर में। ओके, तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होता है? यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी फ्रेम करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी को फ्रेम करते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी को फ्रेम करते हैं और यहाँ पे एनालिसिस क्या करते हैं? हम यहाँ पे दो तरह के एनवायरनमेंट को यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। किसको एनालिसिस करते हैं? एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हैं। तो एनवायरनमेंट भी दो टाइप का आएगा। एक आ जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, एक आ जाता है इंटरनल और एक आ जाता है हमारा एक्सटर्नल। ओके, एक आ जाता है इंटरनल और एक आ जाता है एक्सटर्नल। हर्षद भी जुड़ चुके हैं। हाय हर्षद, गुड आफ्टरनून। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि क्या होता है? विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो भी फैक्टर हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करते हैं वो हो जाता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? हम यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर को एनालिसिस करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर को यहाँ हम एनालिसिस करते हैं। और आउटसाइड फैक्टर, जितने भी आउटसाइड फैक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पेस्टल एनालिसिस यहाँ पे करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो ये हो गया एक समरी वर्सन। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्रतीक्षा भी जुड़ चुके हैं। हेलो प्रतीक्षा। अच्छा, आज कौन सा टॉपिक है? आज हम प्रतीक्षा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के ऊपर और पेस्टल एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ आता है व्हाट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। हम स्टडी करते हैं पहले। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन अ कंपनी एंड इट्स ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट टू फॉर्मुलेट ए टॉपिक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हैं और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं? अपना ऑपरेशंस को डिसाइड करते हैं। ऑपरेशंस को हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हमको लेना है, क्या स्ट्रैटेजी हमको यहाँ पे चूज करना है। ओके, क्या स्ट्रैटेजी हमको यहाँ पे लेना है। द कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। क्या 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 कॉमन फैक्टर क्या इन्वॉल्व होता है? आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग डाटा रिलेवेंट टू द कंपनी स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन। ओके, पहले हम अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज हमको मिलता है उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। डिफाइनिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू बी एनालिस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब हमारे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कितना है, हमारे वर्क कल्चर कैसा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब आ जाता है क्या? इंटरनल एनवायरनमेंट आ जाता है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है? आउटसाइड द फैक्टर, जो जो आउटसाइड इम्पैक्ट डालता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हो गया पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, इकोनॉमिक, कोई डिफरेंट डिफरेंट आउटसाइड फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, तो यूजिंग सेवरल एनालिटिक्स मेथड्स सच एज पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ये क्या बोल रहा है? हम जो आउटसाइड फैक्टर्स को यहाँ हम एक्सटर्नल एनालिसिस को स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करेंगे? एक एनालिटिकल टूल्स यूज करते हैं। डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हो गया पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, स्वॉट एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, या फिर वैल्यू चेन एनालिसिस करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं।
एक्सटर्नल एनालिसिस स्टडी करते हैं, क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपैक्ट डालता है, क्या क्या आउटसाइड, ये हो जाता है हमारा आउटसाइड फैक्टर, आउटसाइड फैक्टर्स। ओके, आउटसाइड फैक्टर्स क्या क्या इंपैक्ट डालता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, हेलो लक्ष्मी। द फर्स्ट वर्ड एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्या है एक्सटर्नल एनवायरमेंट? यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा फैक्टर्स जो कि आउटसाइड फैक्टर्स है जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट डालते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्या क्या इकोनॉमिक के, हमारा इकोनॉमी अभी रिसेशन में है कि बूम में है कि इन्फ्लेशन सिचुएशन है, तो हम इकोनॉमिक सिचुएशन को भी यहाँ स्टडी करते हैं। सोशल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, मतलब हम जो सोसाइटी में लिविंग कर रह रहे हैं वो सोसाइटी को कैसे हम अपना प्रोडक्ट बेच सके, वो सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रहा है, ओके, कैसे चेंज हो रहा है। कल्चरल फैक्टर्स, जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि डिफरेंट कल्चर्स के आदमी यहाँ रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के पीपल रहते हैं, तो वो कल्चर के साथ हमको एडेप्ट करके चलना पड़ता है। ओके ओके, मैं पेन कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, आई एम यूजिंग द ग्रीन वन। ओके, पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर क्या क्या पॉलिटिकल, मतलब अभी पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसा इंपैक्ट डाल रहा है, मतलब कौन सा गवर्नमेंट अभी है, गवर्नमेंट का सिचुएशन कैसा है, गवर्नमेंट कैसे हमको हेल्प कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट में इंपैक्ट डाल रहा है। ओके, फिजिकल फैक्टर्स, क्या क्या फिजिकल फैक्टर्स है, मतलब जैसे कैसे हमारा सराउंडिंग्स हो गया, एजुकेशनल फैक्टर्स हो गया, टेक्निकल फैक्टर्स हो गया, रिलीजियस फैक्टर्स भी इंपैक्ट डालता है, एथिकल फैक्टर्स डालता है, इंटरनेशनल फैक्टर मतलब एफडीआई रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज होते रहते हैं, उनके साथ भी हमको चलना पड़ता है। विच अफेक्ट्स इज बिजनेस, मतलब ये सारे डिफरेंट आउटसाइड फैक्टर्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट डालते हैं। ओके, द अदर वर्ड्स एनालिसिस मीन्स, एनालिसिस क्या समझते हैं, एनालिसिस से क्या समझते हैं, रिएक्शन टुवर्ड्स दोज फैक्टर्स और एलिमेंट्स और इश्यूज टेकिंग ऑफ डिसीजन बाय प्रेडिक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज। जो भी आउटसाइड फैक्टर्स, आउटसाइड अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रहा है, हम उनको एनालिसिस करेंगे, हम उनको पूरा देखेंगे, स्टडी करेंगे कि डेप्थ इन डेप्थ स्टडी करेंगे और वहां से हमको क्या मिल रहा है सीखने के लिए, तो वो स्टडी करते हैं हम यहाँ पे। Hence, in composite form, external environment analysis means such process through which decision is taken by assessing। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी आउटसाइड फैक्टर्स है, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, सोशियो कल्चरल फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, फिजिकल फैक्टर्स हो गया, जितने भी आउटसाइड फैक्टर्स है, एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या फैक्टर्स है, ओके, सबको यहाँ पे हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ओके, हेलो सत्यजीत। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट करने से पहले हमको कुछ स्टेप्स देखना पड़ता है, मतलब कुछ भी करेंगे एनवायरनमेंट में, कोई भी एनवायरनमेंट में जाने से पहले हमको कुछ स्टेप्स प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जैसे हो गया स्कैनिंग, यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, फिर मॉनिटरिंग करेंगे, फिर फोरकास्टिंग करेंगे, फिर एसेसिंग करेंगे। तो स्कैनिंग में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे अपॉर्चुनिटीज। ओके, यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे, और मॉनिटरिंग में क्या करेंगे, जो भी अपॉर्चुनिटीज हम आइडेंटिफाई किए हैं उसको हम चेक करते हैं यहाँ पे कि वो अपॉर्चुनिटीज को हम आगे ले सकते हैं कि नहीं, वो जो भी स्टेप्स, जो भी स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं उसको आगे हम ले सकते हैं कि नहीं। फिर फोरकास्टिंग में करेंगे कि हाँ ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान के लिए वो ये वाला क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आ जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लान के लिए जो भी हम अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई किए हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान के लिए सुटेबल है कि नहीं। फिर एसेस करेंगे, फिर लास्ट में इंप्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो भी हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया, ओके, तो वो इवेलुएट करेंगे कि वो करेक्ट वे में कहीं डेविएट तो नहीं हो जा रहा हमारा प्लानिंग से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो इसको इन डेप्थ थोड़ा देखते हैं। स्कैनिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द रेलेवेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं रेलेवेंट एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे हम चेक करते हैं, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और थ्रेट्स भी देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ हम यहाँ पे थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं जो कि हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालेगा, इफेक्ट डालेगा, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ओके, स्ट्रेटेजिक डिसीजन पहले लेने से पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या अपॉर्चुनिटीज है। ओके, इट आइडेंटिफाई अर्ली साइंस ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस एंड ट्रेंड। तो स्कैनिंग से हमको पता चल जाता है कि एनालिसिस कर पाते हैं कि क्या अर्ली साइंस ऑफ एनवायरमेंटल, क्या चेंजेस आने वाला है एनवायरमेंट में। ओके, तो स्कैनिंग। ओके, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या है, डिटेक्टिंग मीन्स थ्रू ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस एंड ट्रेंड्स। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहा है एनवायरमेंट में, क्या हो हमारा बिजनेस में इम्पैक्ट डालेगा।
ओके, तो यहाँ पे हम वहाँ पे मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, फिर फोरकास्टिंग करते हैं, डेवलपिंग प्रोजेक्शन ऑफ एंटिसिपेटेड आउटकम बेस्ड ऑन मॉनिटर चेंजेस एंड ट्रेड। तो जो भी चेंजेस हो रहा है, जो भी ट्रेंड्स आ रहा है एक एनवायरमेंट में, तो हम उसको प्रोजेक्ट आप फ्यूचर ओरिएंटेड होकर देखते हैं, फ्यूचर में देखते हैं कि जो भी चेंजेस आ रहा है वो फ्यूचर में हमको कितना इंपैक्ट डालेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्या हमारा एसेसिंग, डिटरमाइनिंग द टाइमिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड ट्रेंड्स फॉर द फॉर्म स्ट्रेटेजीज एंड मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, चेक करते हैं, एसेस करते हैं, चेक करते हैं कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आया है वो कितना हमारा ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालेगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, अभी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं पेस्टल एनालिसिस क्या होता है। ओके, पेस्टल एनालिसिस ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करता है। ये क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करता है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करता है। पेस्टल एनालिसिस इज ए सिंपल एंड इफेक्टिव टूल्स यूज्ड इन द सिचुएशन एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द की एक्सटर्नल, देखिए की एक्सटर्नल, और एक क्या आता है, मैक्रो फैक्टर को भी स्टडी करता है, मैक्रो फैक्टर को भी ये स्टडी करता है, मैक्रो फैक्टर को भी स्टडी करता है, फोर्सेस दैट माइट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालते हैं। दिस फोर्सेस कैन क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फॉर देन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से पेस्टल एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि कौन से फैक्टर्स है, उसमें से क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स वो एक ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है। ओके ओके, तो पेस्टल एनालिसिस क्या है, कैन बी आइडेंटिफाई से, ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क। मैं यहाँ पे सब कीवर्ड सब लिख दे रहा हूँ। क्या है ये, फ्रेमवर्क एक प्रोवाइड करता है विच डिस्क्राइब्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इतने क्या क्या मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि इंपैक्ट डालते हैं। ओके, तो उनका क्या इंटर रिलेटेड है वो स्टडी करते हैं यहाँ पे, यूज्ड इन द एनवायरमेंटल स्कैनिंग कॉम्पिटेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो पेस्टल एनालिसिस का क्या है, मेन एम इसका क्या होता है, फाइंड आउट द करंट एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से हमको क्या स्टडी मिलता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट में चेंज इन फ्यूचर, क्या क्या एक्सटर्नल फ्यूचर फैक्टर्स है जो कि फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं। ओके, टू एक्सप्लॉइट द चेंजेस अपॉर्चुनिटीज और डिफेंड अगेंस्ट देम बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स वुड डू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और थ्रेट्स को भी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, और उसको जो भी थ्रेट्स होता है उसको हम डिफेंड करने का कोशिश करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे गेन करने का कोशिश करते हैं। ओके, द आउटकम ऑफ पेस्ट इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द कंपनी। तो पेस्टल एनालिसिस से हम सराउंडिंग, एक कंपनी के क्या क्या आउटसाइड फैक्टर है, क्या क्या सराउंडिंग है, उसको हम स्टडी करते हैं, आउटसाइड फैक्टर्स। ओके, पेस्ट एनालिसिस इज ऑल्सो डन टू एसेस द पोटेंशियल ऑफ न्यू मार्केट। तो मैंने बताया था यहाँ से हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो यहाँ से हम पोटेंशियल, अपने ऑर्गेनाइजेशन को पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, और मार्केट यहाँ से एक्सपांड भी कर सकते हैं, मतलब हमको कुछ मार्केट में एक्सपेंशन करना है तो पेस्टल एनालिसिस करके हम मार्केट एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। थैंक यू साक्षी। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या क्या फैक्टर पेस्टल एनालिसिस में क्या क्या फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं। जैसे हो गया पॉलिटिकल फैक्टर्स। ओके, मैंने जैसे बताया गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट है, अभी सडनली गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तो क्या होगा, वो बिजनेस के ऊपर भी इंपैक्ट डालेगा। तो गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट फैक्टर, गवर्नमेंट नया नया स्कीम्स ला रही है, ओके, न्यू स्कीम्स ला रही है तो उसमें भी इंपैक्ट डालेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारा अभी इकोनॉमिक क्या है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में है कि हम डिफ्लेशन में है। ओके, ये इकोनॉमिक फैक्टर भी इंपैक्ट डालता है। सोशल फैक्टर्स क्या हो जाता है, हम जो सोसाइटी में रहते हैं वो किस तरह चेंजेस हो रहा है, किस तरह इवॉल्व हो रहा है। ओके, सोसाइटी भी बहुत इंपैक्ट डालता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब न्यू टेक्नोलॉजी कुछ आ जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी कुछ आ जा रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके साथ हमें इवॉल्व होना पड़ता है, हमको चेंज होना पड़ता है, अडॉप्ट होना पड़ता है। ओके, एनवायरमेंटल को भी फैक्टर को ध्यान देना पड़ता है, मतलब यहाँ पे हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के ऊपर भी ध्यान देंगे। ओके, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यहाँ पे एनवायरनमेंट को हम हार्म नहीं कर सकते। ओके, लीगल फैक्टर, जो भी हम काम कर रहे हैं वो एथिकल होना चाहिए, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइन एक होना चाहिए, यहाँ पे किसी को अनहार्म
नहीं कर सकते। ओके, एम्प्लॉयज को यहाँ पे हम देखेंगे कि वो खुश है कि नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो दिस आर द डिफरेंट फैक्टर्स इन पेस्टल एनालिसिस। पी फॉर हो जाता है पॉलिटिकल, ई फॉर हो जाता है इकोनॉमिक, एस फॉर हो जाता है सोशल, टी फॉर हो जाता है टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर हो जाता है एनवायरमेंटल और एल फॉर हो जाता है लीगल। ओके, ये हो जाता है हमारा पेस्टल एनालिसिस। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और एक हम पढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो ये भी एक फ्रेमवर्क, एक मिनट, तो ये भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ओके, क्यों? टू मॉनिटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, टू मॉनिटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, यहां पे भी हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को स्टडी करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को स्टडी करते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये SW क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्ट्रेंथ और हमारा वीकनेस। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ओके, और O&T हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा? अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर के लिए, हम क्या कहाँ कहाँ हम अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। और एक थ्रेट्स, मतलब कौन सा चीज से हमको थ्रेट्स है। तो ये दोनों मिलके हो जाते हैं हमारे क्या? एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये दोनों हो जाते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये दोनों हो जाते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ओके, यहां पे हम क्या करते हैं? बैकवर्ड लुकिंग करते हैं। मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस। बैकवर्ड लुकिंग मतलब क्या? कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी स्ट्रेंथ वीकनेस है तो वो खुद के अंदर देखेगा कि हाँ हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो इसी के लिए हम इसको बैकवर्ड लुकिंग बोलते हैं। बट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स में क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब हम आगे हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं। हम आगे के लिए देखते हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है और आगे क्या करने से क्या थ्रेट्स होगा। तो ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग। ओके, तो हम इसको थोड़ा इन डेप्थ देखते हैं क्या है। तो हो जाता है फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस विच गिव्स इट्स एडवांटेजेस ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो स्ट्रेंथ से हमको ये पता चलता है कि हमसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है और उससे हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कॉम्पिटिटर से। ओके, स्ट्रेंथ जैसे मैंने एग्जांपल दूंगा इसका मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड क्या है? उसका स्ट्रेंथ क्या है कि वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में फैला हुआ है। इसका डिफरेंट फ्रेंचाइजी है, तो वो मार्केट एक्सपांड कर चुका है और वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से भी अपना प्रोडक्ट बेचता है। मतलब लो कॉस्ट में भी वो हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैकडोनल्ड। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे क्या किसका लेंगे? एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं मैकडोनल्ड का, मैकडोनल्ड का यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट मी यूज द ब्लैक पेन हियर। ओके, वीकनेस में हम अगर देखते हैं, वीकनेस में क्या आ जाता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस व्हिच मेक्स इट्स डिसएडवांटेज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे वीकनेस क्या है कि हम यहाँ पे वीकनेस फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर। जैसे मैकडोनल्ड का मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पे उनका फ्रेंचाइजी प्रॉब्लम बहुत आता है। फ्रेंचाइजी प्रॉब्लम मतलब कोई कोई ऐसे फ्रेंचाइजी होते हैं जो मतलब एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द मैकडोनल्ड काम नहीं करते हैं। ओके, तो वो हो जाता है कि हमारा फ्रेंचाइजी प्रॉब्लम, तो वो वीकनेस में भी आ सकता है। यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर भी होता है, तो वो भी हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयज छोड़ देते हैं। ओके, तो ये भी एक वीकनेस हो जाता है हमारा। फिर हम पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बताया था कि अपॉर्चुनिटीज़ में हम ढूंढते हैं कि एक अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कहाँ पे हम एक्सपांड कर सकते हैं, मार्केट एक्सपांसन कैसे कर सकते हैं। ओके, तो एलिमेंट इन अ कंपनी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों एक्सटर्नल के लिए होते हैं। ये दोनों अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालिसिस करते हैं। ओके, दैट अलाउ इट टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कौन सा स्ट्रेटेजी को हम फॉर्मुलेट करें और इम्प्लीमेंट करें सो दैट वी कैन बी मोर प्रॉफिटेबल। ओके, और थ्रेड्स में क्या आ जाता है? जैसे मैकडोनल्ड्स को यहाँ देखते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में एक्सपांड कर चुका है।
मतलब इंडिया में वो प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट रेंज डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अमेरिका, यूएसए, तो वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता है कि कौन सा मार्केट में एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर वो एक्सपांड कर सके। तो ये क्या बोल सकते हैं, ये मैकडोनल्ड का अपॉर्चुनिटीज है। ओके, और थ्रेट्स, elements in the external environment that would endanger the integrity and profitability of the business। तो ऐसा एक फैक्टर जो कि लॉन्ग टर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालेगा थ्रेड्स में। ओके, तो वो थ्रेड्स को भी हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस ये वाले आ जाते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स, ये वाले हमारे आ जाते हैं इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनली हम कितना स्ट्रेंथ है और कितना हमारे अंदर स्ट्रेंथ है और कितना वीकनेस है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस से पता चलता है। और आउटसाइड फैक्टर को स्टडी करने के लिए हम हमेशा अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ को देखते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा मैकडोनल्ड के एग्जांपल से। तो नेक्स्ट चलते हैं, आज के लिए कंटेंट इतना था, तो लेट्स डू सम एमसीक्यूज। ओके, तो स्ट्रैटेजीज फिट कैन बी डिफाइंड एज, ओके, स्ट्रैटेजिक फिट क्या है? डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, forecasting opportunities and threat in the external environment, reacting to the strategic opportunities and strength in the external environment, या फिर मैचिंग द रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। स्ट्रैटेजिक फिट, ये वाला कीवर्ड है, क्या है स्ट्रैटेजिक फिट, कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, तो चलते हैं आंसर देखते हैं। तो स्ट्रैटेजिक फिट क्या है? फिट से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको मैच करना है। मैच क्या करना है? मैच द मैचिंग, देखिए कीवर्ड, द मैचिंग द रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज ऑफ ए फॉर्म टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो क्या होता है यहाँ पे, हमारे पास क्या रिसोर्सेस है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या इंपैक्ट डाल रहा है, तो वो दोनों को हमको मैच करना पड़ता है। तो स्ट्रैटेजी का मतलब यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए पता चलता है कि स्ट्रैटेजी हम हमेशा बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, तो उसी हिसाब से हम अपना रिसोर्सेस को डेवलप करते हैं। और हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमको इतना प्रोडक्ट बनाना है, तो उसी हिसाब से हम अपना रिसोर्सेस को वहां डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक फीड, मतलब मैचिंग द रिसोर्सेस और एक्टिविटीज ऑफ द फॉर्म टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आई होप स्ट्रेटेजिक फीड क्या है आपको समझ आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट एनालिसिस क्या है। आज ही पढ़े हैं हम पेस्ट एनालिसिस क्या होता है। A broad framework to help manager understand their environment in which their business operates. Okay, a checklist to ask how political, economic, strategic or technological development can influence an industry and a company. Okay, या फिर एक चेकलिस्ट होता है फॉर फोरकास्टिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजीज और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, या फिर ए फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, तो 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। पेस्ट एनालिसिस क्या है, आज ही हम पढ़े हैं। ओके, इसका आंसर देखते हैं। तो पेस्ट एनालिसिस क्या है? ए ब्रॉड फ्रेमवर्क टू विच हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन विच द देयर बिजनेस ऑपरेट। तो मैंने बताया था कि पेस्टल एनालिसिस से ये क्या एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ओके, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या करते हैं, इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को स्टडी करते हैं। ओके, तो पी से क्या हो जाता है, पेस्ट से हमने पढ़ा था
पेस्ट से हमने क्या पढ़ा था, पॉलिटिकल, ई से हमने पढ़ा था इकोनॉमिक, ओके, एस से हमने पढ़ा था सोशल, और टी से हमने पढ़ा था क्या डेफिनेशन, इसका क्या था, एब्रिविएशन टेक्निकल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्निकल फैक्टर्स को यहाँ स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम आउटसाइड फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, किसको, आउटसाइड फैक्टर्स को, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं, मैक्रो फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं। ओके, क्या आप दिशा कौन सा क्वेश्चन का बता रहे हैं, आप क्वेश्चंस लिख के अपना ऑप्शन बताइए वहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, आई होप पेस्टल एनालिसिस आपको समझ आया होगा। पेस्टल एनालिसिस एक फ्रेमवर्क है जिससे हम मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर को स्टडी करते हैं, ओके, और पेस्ट से हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। और ये बेसिकली ये ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे मैनेजर को समझ आए कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या है और वो आउटसाइड फैक्टर्स को एनालिसिस कर सके, ओके, और उसमें इसमें जिसमें उनका बिजनेस ऑपरेट कर सके। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, इन अ स्वॉट एनालिसिस, पूछ रहा है इन अ स्वॉट एनालिसिस व्हिच टू एलिमेंट आर पार्ट ऑफ इंटरनल, यहाँ पूछा है इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट क्या क्या है। स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ा था, स्वॉट एनालिसिस, ओके, स्वॉट एनालिसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट क्या क्या है, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, या फिर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ओके, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। थ्री का बी, सत्यजीत बोल रहे हैं थ्री का बी। ओके, जल्दी जल्दी बताइए, सब आंसर दीजिए अपना। सब बताइए, सब आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। स्वॉट एनालिसिस का आपको बताना है कि इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं स्वॉट में। थ्री का प्रतीक्षा बोल रहे हैं थ्री का ए, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स। ओके, चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब वही उसको उल्टा लिख दिया है, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। मतलब हम स्वॉट एनालिसिस जब भी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इसका एब्रीविएशन क्या हो जाता है, एक हो जाता है स्ट्रेंथ, ओके, डब्ल्यू पर आ जाता है वीकनेस, ओके, ओ फॉर आ जाता है हमारा क्या, अपॉर्चुनिटीज, और टी पे क्या आ जाता है, थ्रेट्स। ओके, ये दोनों हमारे हो जाते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, क्या हो जाते हैं हमारे, ये दोनों हो जाते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स। ओके, ये दोनों हमारे हो जाते हैं इंटरनल, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट हो जाते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये दोनों हो जाते हैं हमारे इंटरनल। स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने बताया था ना, ये होता है हमारा बैकवर्ड लुकिंग, क्या हो जाता है ये हमारा बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है, और ये वाला हो जाता है हमारा फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए मैंने बताया था स्ट्रेंथ और वीकनेस में हम क्या करते हैं, इंटरनल एनालिसिस करते हैं और हम बैकवर्ड लुकिंग करते हैं। हम अपने आप अंदर देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर दिखेगा कि मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो इसलिए ये हो जाता है बैकवर्ड लुकिंग। और अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ हो जाता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पे हम हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग करते हैं। हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, थ्रेट्स देखते हैं कि आगे का एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या थ्रेट्स हमको हो सकता है। ओके, तो ये हो जाता है स्वॉट एनालिसिस। के जॉन अभी दे रहे हैं आंसर डी, ओके, जॉन का सही है, और रूसी ने दिया आंसर थ्री का डी, रूसी का भी सही है। ओके, तो आई होप स्वॉट एनालिसिस आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट डज इट मीन इफ एन ऑर्गेनाइजेशन है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में आपको बताना है कि क्या होता है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होने से क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ऑन ए टाइट बजट, it is a large company with significant budget debts,
because it is large operations, its cost per product are relatively low, because it is small operation, its product price are relatively low. तो 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए. जल्दी जल्दी हम आंसर बताइए. 4 का ए ने दे दिया है, रूसी ने 4 का ए दे दिया है. क्या बोल रहे हैं? इट इज ऑन अ टाइट बजट. ओके, जल्दी जल्दी सब आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी. सत्यजीत ने दिया है 4 का बी. इट इज अ लार्ज कंपनी विथ सिग्निफिकेंट डेप्थ. ओके, आपको ये वाला कीवर्ड है, ये वाला की इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कीवर्ड है. मैंने आपको हिंट दे दिया, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल यहाँ पे कीवर्ड है. कुछ दिशा ने दिया है 4 का सी. ओके, मतलब ऋषा बोल रहे हैं बिकॉज इट इज अ लार्ज ऑपरेशन, इट्स कॉस्ट पर प्रोडक्ट आर रिलेटिवली लो. ओके ओके ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. तो दिशा का आंसर सही है, 4 का सी उन्होंने दिया था. तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हमको क्या पता चलता है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हमने पढ़ा था एक पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि हमने यहाँ पे हम कॉस्ट को कम करने का कोशिश करते हैं. मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रख के यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज इट इज़ अ लार्ज ऑपरेशन, इस कॉस्ट पर प्रोडक्ट आर रिलेटिवली लो. क्या करते हैं हम? यहाँ ज़्यादा से लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, कॉस्ट हम कम दाम में उसको बेच सकते हैं. ओके, मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस मोर. ओके, प्रोड्यूस. ओके, यहाँ 1 मिनट. यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम प्रोड्यूस मोर. ओके, प्रोड्यूस मोर, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, कॉस्ट टू कस्टमर रिड्यूस हो सकता है. मतलब अब यहाँ से ज़्यादा अमाउंट पर प्रोडक्शन कीजिए, जिससे कस्टमर को कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है. तो ये हमने मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था. मार्केटिंग में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है. क्या है? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करो, जिससे कॉस्ट टू कस्टमर विल बी रिड्यूस. ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ये होता है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इससे ये चारों ऑप्शन से कौन सा हमको बताता है कि फ्यूचर स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, फ्यूचर स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पता चलेगा. 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर बताइए. ये 5 लिख के अपना ऑप्शन दीजिए, मार्क कीजिए. तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा. क्या मिशन होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगा, क्या विजन होगा, या फिर बिजनेस मॉडल होगा? क्या होगा आंसर इसका? ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर हो जाएगा विजन. विजन इज फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड. हमको विजन से, नाम से पता चला ना तुम्हारा विजन क्या है, मतलब फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहते हो. तो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड ये होता है इसका कीवर्ड. फ्यूचर से ही कीवर्ड आप पता पकड़ सकते थे, फ्यूचर ओरिएंटेड
और ये हमेशा क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होता है। विजन से हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनता है। मिशन से क्या होता है, यहाँ से एग्जिस्टेंस पता चलता है कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन किस किस काम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। स्ट्रेटेजी से क्या पता चलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तुम क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हो लॉन्ग टर्म के लिए। और बिजनेस मॉडल एक फ्रेमवर्क है, तो यहाँ से पता चलता है कि तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस कौन सा फ्रेमवर्क में वो काम कर रहा है। ओके, 5 का अभी आ रहा है आंसर, हर्षद ने दिया है 5 का बी, रूसी ने 5 का ए, जॉन ने 5 का सी। जॉन का आंसर यहाँ पे सही है, विजन, उन्होंने विजन बताया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज कंसर्न, क्या डैश इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक, देखिए लॉन्ग टर्म गोल्स and the objectives of an enterprises and the adoption of course of actions and allocation of resources necessary for carrying out these goals, policies framework, mission statement, target setting या फिर strategic management। एक कॉन्सर्न होता है डिटर्मिनेशन, हमको लॉन्ग टर्म गोल्स यहाँ फाइंड आउट करना पड़ता है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क करे और कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर सके और उसी हिसाब से वो अपना रिसोर्सेज को एलोकेट करे फॉर कैरिंग आउट दिस गोल्स। तो किसमें हम ये सब करते हैं, पॉलिसीज फ्रेमवर्क में करते हैं कि मिशन स्टेटमेंट में करते हैं कि टारगेट सेटिंग में करते हैं या फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में करते हैं, किसमें ये वाला करते हैं। तो जॉन ने दिया है 6 का बी, मिशन स्टेटमेंट बोल रहे हैं जॉन। ओके, तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या होगा 6 का। क्वेश्चन 6 का ए, पॉलिसीज फ्रेमिंग, सत्यजीत ने बोला है ए, पॉलिसीज फ्रेमिंग। ओके, दिशा ने 6 का बी, मिशन स्टेटमेंट। ओके, तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए कीवर्ड कितना मिला है हमको, यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स पूछा है, देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस और एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दिस गोल्स। तो मेन यहाँ पे हो जाता है लॉन्ग टर्म गोल्स। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म गोल्स को देख के ही बनाते हैं और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। क्या करते हैं, रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गोल को हमको मीट करना है। इसी के लिए हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल्स, फॉर दैट वी विल डू आवर रिसोर्स एलोकेशन टू मीट दैट लॉन्ग टर्म गोल्स। ओके, और इसी के लिए हम शॉर्ट ऑफ छोटा छोटा एक्शंस लेते हैं टू मीट दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ओके, साक्षी ने 6 का डी अभी आंसर दिया है। ओके साक्षी, ओके ओके, प्रतीक ने डी होगा सर 6 का। ओके, हाँ प्रतीक, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही होगा, बिकॉज स्ट्रैटेजी में हम हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स को ही देखते हैं और उसी हिसाब से हम अपना ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क करते हैं और उसी हिसाब से हम अपना एक्शंस लेते हैं और रिसोर्सेस एलोकेट करते हैं टू मीट दैट लॉन्ग टर्म गोल्स। ओके, आई होप आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए यहाँ पे हमको क्या है, नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, नॉट, दिस वन इज द कीवर्ड। और एग्जाम ओरिएंटेड के लिए ये नॉट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये नॉट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपको ऐसा एक, ये 4 ऑप्शन से ऐसा एक ऑप्शन ढूंढना है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है। ओके, स्ट्रेटेजिक इश्यूज रिक्वायर्स टॉप मैनेजमेंट डिसीजन, क्या स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो भी हम स्ट्रेटेजिक बनाते हैं वो टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन चाहिए। स्ट्रेटेजिक इश्यूज इन्वॉल्व द एलोकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनी रिसोर्सेज, जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं क्या उसमें रिसोर्सेस हमको लार्ज अमाउंट में जरूरत होता है। स्ट्रेटेजिक इश्यूज आर फ्यूचर ओरिएंटेड, क्या जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं क्या वो फ्यूचर के लिए है या फिर नॉन ऑफ दिस। ओके, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, प्रतीक ने 7 का ए बताया, मतलब स्ट्रेटेजिक इश्यूज रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट डिसीजन। ओके, नेक्स्ट।
जल्दी जल्दी अपना आंसर बताइए। ईसा ने बताया है 5-7 का बी, मतलब स्ट्रेटेजिक इश्यूज इन्वॉल्व द एलोकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनी रिसोर्सेस। ओके ओके ओके, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 7 का क्या होगा? आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो कि बाकी सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पार्ट है, बट वो एक ऑप्शन जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। ओके ओके, चलिए आंसर देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम बाकी सब पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं। टॉप मैनेजर टॉप मैनेजर जो भी डिसाइड होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, वो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही लिया जाता है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनी रिसोर्सेस लिया जाता है, बिकॉज वी हैव टू मीट द लॉन्ग टर्म गोल्स। तो लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट करने के लिए उसे रिसोर्सेस भी हमको चाहिए होता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस वी नीडेड। स्ट्रेटेजिक इश्यूज आर फ्यूचर ओरिएंटेड। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नॉन ऑफ दिस। 7 का डी। प्रतीक्षा ने 7 का डी बताया। आपका आंसर राइट है प्रतीक्षा। ओके, आई होप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे टोटली क्लियर हो गया होगा पिछले 2 क्वेश्चन से। मतलब 7 और 6 क्वेश्चन से आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, रूसी ने भी अभी आंसर दिया है 7 का डी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 8 क्वेश्चन। डैश स्ट्रेटेजी occupies the highest level of strategic decision making and covers actions dealing with the objective of the firm, acquisitions and allocation of resources and coordination of strategies of various SBUs। SBUs क्या हो जाते हैं यहाँ पे? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ओके, फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। क्या है? SBUs, कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल या फिर ऑपरेशंस लेवल। तो आपको पता लग, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल में बनाया जाता है, क्योंकि जहां पे हाईएस्ट लेवल में हम डिसीजन मेकिंग बनाते हैं, और हम क्या क्या एक्शंस लेंगे वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म को पाने के लिए, और उसी हिसाब से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, और यहाँ जितने भी एसबीयूज होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कहाँ पे वो डिसीजन लिया जाता है, यहाँ पे मेन है कौन सा डिसीजन हाईएस्ट लेवल में लिया जाता है, आपको बताना है। 8 का सी रूसी ने दिया है, 8 का सी मतलब फंक्शनल। अर्सन ने दिया है 8 का बी, कॉर्पोरेट लेवल। ओके, दिस इज द कीवर्ड हाईएस्ट लेवल। ये ऑप्शन से आपको ढूंढना है कि हाईएस्ट लेवल में कौन आता है। अर्सन ने दिया है, अर्सन ने फिर आंसर चेंज कर दिया अपना, और 8 का ए बोल रहे हैं, एसबीयू बोल रहे हैं। ओके ओके, साक्षी ने बताया 8 का ए। ओके, एसबीयू बता रहे हैं। ओके ओके, चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट लेवल। क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो मैंने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि जैसे ये एक हमारा हो जाता है कॉर्पोरेट। ओके, ये हो जाता है कॉर्पोरेट, उसके अंदर ही डिफरेंट एसबीयूज होते हैं। मैंने आपको टाटा का एग्जांपल से बताया था। टाटा हो जाए, क्या हो गया है? कॉर्पोरेट हाउस हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, उसके अंदर आ जाते हैं टीसीएस, टाटा सॉल्ट। ओके, तो ये सब क्या हो गए उसके, ये सब जितने भी हो गए, ये सब हो गए उसके एसबीयूज। मतलब एक कॉर्पोरेट हाउस के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर कितने एसबीयूज है। तो ये क्या बोल रहा है? हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो जितने भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होगा वो हमेशा कॉर्पोरेट लेवल में ही होगा, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट लेवल। क्या है ये? दिस इज द हाईएस्ट लेवल। ओके, आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा कि कॉर्पोरेट लेवल क्या होगा, बिकॉज वी हैव टू, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाईएस्ट लेवल में हमको देखना है। ओके ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल पर्पस
फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइब बाय इट्स, ये कीवर्ड है, दिस इज द कीवर्ड। आपको क्वेश्चन में हमेशा कीवर्ड ढूंढना पड़ता है। ओके, एग्जाम में यही है कि आप कीवर्ड अगर ढूंढ लेते हैं तो आप आराम से उसको राइट कर सकते हैं कि एग्जिस्टेंस क्यों करता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ इट पॉलिसीज, मिशन, प्रोसीजर या फिर स्ट्रेटेजी। एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बताया जाता है? ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, 9 का क्या होगा आंसर। ओके, अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हैं, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप ये सेशंस को शेयर कर दीजिए, बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 एग्जाम्स। ओके, थैंक यू प्रतीक। नाइन का बी, ओके, जॉन ने दिया है 9 का बी, वो बोल रहे मिशन होगा। ओके ओके, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मिशन ही होगा, बिकॉज मिशन में हमेशा पढ़ते हैं वाई एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, दिस इज द कीवर्ड कि वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, दिस विल कम इन द मिशन स्टेटमेंट। ओके, पॉलिसीज में क्या बनाते हैं हम? पॉलिसीज में रूल्स, यहाँ पे हम रूल्स, गाइडलाइंस, ओके, रूल्स गाइडलाइंस ये सब बनाते हैं। और प्रोसीजर में हम कौन सा स्टेप्स यहाँ फॉलो करेंगे, स्टेप्स, प्रोसेस क्या लेंगे हम, ओके, प्रोसेस, स्टेप्स, प्रोसेस क्या लेंगे। और स्ट्रेटेजी हमेशा पता रखिए कि हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है, ये लॉन्ग टर्म और ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। तो मैंने यहाँ पे सब कीवर्ड आपके लिए लिख दिया है, आप कीवर्ड से याद रख सकते हैं। पॉलिसीज में हम क्या बनाते हैं? रूल्स, गाइडलाइंस, ये सब बनाते हैं। मिशन में एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्या क्यों करता है, उसका कोर प्रोडक्ट क्या है, वो मिशन स्टेटमेंट में रहता है। प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स, प्रोसेस हम लेते हैं। और स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ फिर से आ गया नॉट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इज द इंपॉर्टेंट, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ मैनेजमेंट। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, क्या ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करता है? क्या ये एक्सटर्नल अप्रोच फोकस फॉलो करता है? क्या ये इंटरनल फोकस फॉलो करता है? कि इट कंसर्न द प्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जल्दी से जल्दी 10 का आंसर बताइए क्या होगा। ये सत्यजीत ने सी बताया है, यस, इंटरनल फोकस। ये सत्यजीत आपको यहाँ पे नॉट नॉट देखना होगा, नॉट ए इम्पोर्ट, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, 10 का सी। ओके ओके, जल्दी से इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इट कंसर्न्स द प्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमने प्रेजेंट के लिए बात किया था? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ओके, प्रेजेंट को हम देखते ही नहीं है यहाँ पे। जब भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ऑलवेज वी लुक फॉर इनटू द फ्यूचर। तो इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी, यस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी, इट हैज एक्सटर्नल फोकस, यस, एक्सटर्नल फोकस क्यों? बिकॉज वी लुक इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हम स्टडी करते हैं। इट हैज एन एक्सटर्नल फोकस, एक्सटर्नल फोकस भी स्टडी करते हैं। मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस में ही बता दिया था कि स्वॉट एनालिसिस में हम इंटरनल और एक्सटर्नल को दोनों को स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल दोनों को स्टडी करते हैं। तो आपको स्वॉट एनालिसिस से ही पता चल जाना चाहिए कि ये एक्सटर्नल फोकस और इंटरनल फोकस दोनों को स्टडी करता है, मतलब ये दोनों तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। तो बी सी एलिमिनेट हो गया। ए और डी में आपको होगा तो कंफ्यूजन, ए और डी में ही हो सकता है। तो इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी, यस, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी बिकॉज वी स्टडी अबाउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट थोड़ी ना हम पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में प्रेजेंट सिचुएशन हम स्टडी नहीं करते हैं, हम हमेशा आइदर पास्ट सिचुएशन को स्टडी करते हैं
बैकवर्ड लुकिंग करते हैं या फिर फ्यूचर लुकिंग करते हैं। ओके, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब भी हम करेंगे, फ्यूचर एस्पेक्ट को हम स्टडी करते हैं। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज लेके आ रहे हैं, तो जिसमें हम आपके लिए यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 1 और पेपर 2 बोथ हम उसमें कवर करेंगे आपके लिए, जिसमें हम आपको 300 प्लस आवर्स लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप लाइव भी देख सकते हैं। कि लाइव भी देख सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं देख सकते हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वर्जन भी रहेगा आपके लिए। और हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी जिसमें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज रहेगा और 5 फुल मॉक लैंड टेस्ट रहेगा। और हमने आपके लिए ड्यूरेशन रखा है 6 मंथ। ओके, 6 मंथ के लिए ड्यूरेशन रहेगा और प्राइस रेंज हो जाएगा आपका 9000 11,250 से। अगर आप 20% डिस्काउंट ले रहे हैं, यहाँ पे 20% डिस्काउंट ले रहे हैं, तो आपका प्राइस रेंज हो जाएगा 9000। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट www.ifsonline.com में जाके विजिट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बिलो में दिया हुआ है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और इस सेशन को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।